हृदय की झोली भर देंगी। अच्छा, हम में से बहुत से लोग असेसमेंट खुद ही कर लेते हैं। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, टाइम लगता है उत्थान होने में। खुद ही अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मन बड़ा प्रिय है, अभी तो नहीं से छोड़ना। और मन की कंडीशनिंग से तो इतना कट्टर प्रेम है, यार पूछो मत हाल। तो खुद ही ऐसा असेसमेंट नहीं, अभी 5-7 साल तो लग जाएंगे उत्थान होने, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, खुद ही डिसाइड कर लिया। माँ से भी पूछ लेते कम से कम। ऐसो का फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर मजबूरी है, अभी ठीक है। फिर अगले 5-7 साल बाद, जब 5-7 साल निकल जाएंगे, उसके बाद फिर यही वाला दोहराया जाएगा, अभी 5-7 साल और लगेंगे। ये वाले 5-7 साल भी निकल जाएंगे, फिर अगले वाले 5-7 साल के लिए आ जाएगा। ये तो मतलब बढ़ता ही जाएगा ये चीज। फिर लास्ट में अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि भाई एक जन्म में तो हो नहीं पाता। खुद ही कन्विंस कर लिया, ठीक है भैया अगला जन्म ले लो, क्या करें। पर लोगे तो तब ना जब मिलेगा। फिर ही थोड़ी बट रहा है अगला जन्म। ये भी क्लॉज है कि अगला जन्म फ्री में नहीं मिलने वाला, पता नहीं कितने साल बाद मिले। 50 साल बाद मिले कि 100 साल बाद मिले कि 200 साल बाद मिले, तब तक के लिए क्या करेंगे। और यदि टाइम ज्यादा लग गया जन्म लेने में, उस दौरान जो मन में बैठे हुए थे ना वो शत्रु, खून पी जाएंगे। फिर मारे मारे फिरेगी चेतना, हाय धक्के खाती फिरेगी। कभी इस शैतान के कब्जे में तो कभी उस शैतान के कब्जे में। दुर्गति कराएगी चेतना, बहुत ज्यादा दुर्गति होगी। कोई कहे तब होगी जागृति, कैसे पता लगेगा। तब दुर्गति का तब होगी, कैसे पता लगेगा। आज वाले हालात से पता लग जाएगा। जैसा अब चल रहा होगा तब भी वैसे ही चलेगा। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद उन्नत तो हो नहीं सकता सिस्टम, चेतना तो उन्नत नहीं होगी। अगर अभी वाली पीड़ाओं से डर लगता है तो जल्दी जल्दी उन्नत हो जाओ, क्योंकि ये फ्रीज हो जाएंगी शरीर छोड़ने के बाद, यही प्रॉब्लम फ्रीज हो जाएंगी, यानी कि एज इट इज रहेंगी, उनमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। और एक समस्या हो जाएगी, किसी से बताने लायक नहीं रहेंगे। अभी तो हम कह भी देते हैं फोन करके, फिर तो बताने लायक भी नहीं रहे, कितनी समस्या आएगी। फिर ढूंढेंगे किसी लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइडेड पर्सन को ढूंढेंगे, भैया इसके अंदर घुस के बताऊं बाहर वाले लोगों को कि भैया ये बड़ी परेशानी है मेरे को। बताओ कितनी दुर्गति होती है, किसी के अंदर घुसना एक अपने आप में बड़ी समस्या, कितना भारी कष्ट होता है। अगर किसी के घर के दरवाजे पे एक एक टन के पत्थर रखे हो, तो एक एक टन के पत्थर हटाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। कोई आसान है घुसना, कितनी पीड़ा होती है पता है। ऐसे ही होता है, अपनी बात कहने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। उससे पहले उसके दरवाजे खोलने आसान काम नहीं है। अब किसी तरह घुस भी गए उसके लेफ्ट आज्ञा में, तो एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है अगर वो वर्तमान में है गलती से। जब तक वो वर्तमान में है तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कितनी कॉम्प्लिकेसी है। तो कुछ ही काल के लिए अगर वो भूतकाल में गया, बस वही मौका होगा। अब तक पता नहीं परिस्थितियां कैसी हो, कौन सी स्थिति में हो। तो फिर मन महसूस के रह जाएंगे, अरे भाई मौका भी मिला पर वो गंवा दिया। फिर रह गए एक्सप्रेस करने से। लग रहा है ना कहानियां हैं, मनोहर कहानियां जैसी नहीं लग रही है कुछ। फील हो रही है कहानियां, मनोहर कहानियां। नहीं भैया, फ्यूचर नजर आ रहा है भाई, कैसे एक्ट रहना है, कैसे एक्ट करना है, आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। चर्निंग चल रही है अंदर। और यही चिंतन आपको स्टेप बाय स्टेप रिफाइन करता चला जाएगा, करता चला जा रहा है, हो रही हो रिफाइन। अगर आप ये बातें सुनकर
आप चिंतन कर रहे हो, तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि रिफाइनमेंट प्रोसेस चल रहा है। वरना ये ना भी चलाया हुआ पहले पानी। हाँ। वरना ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए आप, आपको पल्ले ही नहीं पड़ने की बातें। अब जैसे हमारे बहुत सारे भाई बंधु यूट्यूब पे ये बातें समझ ही नहीं पाते, और फिर कहेंगे ये सहज के अलावा पता नहीं क्या बता रहे हैं, ऐसी फिर बातें करते हैं। एंटी सहज, एंटी सहज बता रहे हैं, पल्ले पड़नी नहीं बातें, नहीं एब्जॉर्व होती बातें। तो इसको क्या फिर खराब किया है, तो ये खराब चीज है, बेकार चीज बता रहे हैं, ये गलत बात है, मिसगाइड कर रहे हैं, भटका रहे हैं। ये वाले बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। क्योंकि उनको ऐसा क्यों लग रहा है? अब यहां तो हम मरने के बाद की घटना की बात कर रहे हैं, पर वो तो कटोरा हाथ में लेके खड़े हुए हैं, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा ये बात, बताओ कैसे समझ में आएगा? और या उनमें से कोई अपना संस्था में किसी पद पर होने रहने के लिए झगड़ा कर रहा है, तो उसको ये बातें समझ में आ जाएंगी बातें क्या? या उसके सामने चैलेंज आ गया है, अब तुझे हटना पड़ेगा, और पूरी ताकत लगा रहा है उसी पद पे बने रहने की, क्या उसे ये बातें समझ में आ जाएंगी? उत्क्रांति की बातें पद वालों को कैसे समझ में आ सकती हैं? जो किसी पद के बैठ के अपना राजा महाराजा बन के बैठ गए, उनको नहीं समझ में आएंगी बातें ये। ना कर्मकांडी सहजयोगी को समझ में आएंगी ये बातें। जो कर्मकांडी सहजी हैं वो भी नहीं समझ सकते इन बातों को, क्योंकि चेतना यहाँ है ही नहीं। तो जिनको ये समझ में आ रही है, वो वाकई अप्रिसिएशन के योग्य हैं, अप्रिसिएट करने वाली हैं चेतनाएं, जिनको ये समझ में आती है बातें। और मां निराकारा यह देखकर कुछ सुकून की अनुभूति करती होंगी कि मेरे कुछ बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आशाएं लगा रखी है ना, कि जो वैश्विक स्तर पे मार काट मची हुई है, लूट खसोट गला काट प्रतिस्पर्धा है, ये जो मेरे बच्चे हैं ये इस गला काट प्रतियोगिता में शामिल नहीं है। कहीं तो उन्हें सुकून मिलता है ना, और एक आशा जागती है। चलो, मल्टीप्लाई होंगी चीजें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पर वो मौजूद हैं जिन्हें वीडियोस में कुछ बातें समझ में आई थी, तभी यहाँ पर आए हैं आप लोग। तो ये पहचान है, आप लोगों की ये पहचान है कि आप उत्क्रांति के मार्ग पे हो। जिनको ये समझ नहीं आ रही हैं बातें, अभी वो बहुत दूर हैं, पहली सीढ़ी से ही बहुत दूर हैं, आगे की सीढ़ियों की तो क्या बात करें। तो ये खुशी की बात है। तो चलो, वहां आप सब लोग मिल रहे हो, तो एक दूसरे को मिठाई खिला देना, इसी बात के लिए कि आप लोगों को ये बातें समझ में आती हैं, जो संस्थाधारी सहजियों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये तो खुशी की बात है। जैसे वो होली मिलन होता है ना, तो समझ लेना दिवाली चल रही है, दिवाली समझ लेना, सेलिब्रेशन। एक दूसरे को मिठाई जरूर खिलाना, क्योंकि कुछ सूक्ष्म बातें समझ में आ रही हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हाँ हमने सुन ली, मेंटली समझ ली। मेंटली समझने से कुछ नहीं होगा। मेंटली तो माँ के लेक्चर भी समझे थे, कुछ हुआ? मेंटली माँ के लेक्चर समझे, और वही लेक्चर हॉन्ट करते हैं, डराते हैं वो लेक्चर। माँ के लेक्चर डराए पड़े हैं, क्योंकि मेंटली समझ लिए, डर लगा पड़ा है उनसे। मैंने देखा है माँ के लेक्चरों से बहुत भयभीत होते हैं हमारे से। वो वर्ग है सहजियों का
जिन्होंने मेंटली समझे हैं वो लेक्चर एब्जॉर्व नहीं किए, और जिन्होंने एब्जॉर्व किए हैं वो निर्भय है, बिल्कुल उन्हें एक लेश मात्र भी डर नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्व किए हैं। उनके शब्दों में जो ऊर्जा थी उसके साथ बड़े हुए हैं आंतरिक रूप से, तो शक्तिशाली हो रहे हैं। ये डिफरेंस है। अब कुछ को तो मेरी बातें भी बहुत डराती होंगी, कि शिमाते की बातें तो बहुत ही ज्यादा डराती हैं, मेरी तो इतनी डराएंगी भी नहीं। क्योंकि मुझे जितनी छोटी सी समझ है उतनी तो बातें बताऊंगा मैं। माँ को तो सारी समझ है, वो इतनी बड़ी समझ है उनके साथ में जुड़ी हुई, और उस समझ से वो हमें बताती हैं। हमें तो अंदर थर थर कांपते थे कि हाय तेरा क्या होगा, तू तो गए हो भाई। माँ के लेक्चर सुन सुन के सहज समझते हो तो गए हो, कुछ नहीं हो सकता आप। और मैं तो मामूली सा मानव अपने छोटे से एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, तो ही डर भैया लग जाता है। तो माँ की बातों से इसलिए बहुत डर लगता है। मेंटली समझ लिया जिसने वो तो डरा हुआ ही रहेगा, जिसने ऑब्जर्व कर लिया उसको आनंद आएगा, आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हो, मजा आ रहा हो उसका। जैसे वो आपने देखा है वो सीगल्स वगैरह होते हैं, कई बार उन्हें बड़ा मजा आता है, वो उनके पंख फैलाकर वो लहरों पे बिल्कुल फ्लोट करते हैं। उड़ने वाले पंछी भी फ्लोट कर रहे होते हैं लहरों पे, बड़ा मजा ले रहे होते हैं लहरों का, ऐसे ऐसे पूरा चल रहा है। तो ऐसे आनंद आता है, अब डर थोड़ी लगेगा आपको, मजा आ रहा है कि हाँ, वो जो सत्य के सागर है, सत्य के सागर की लहरों पर आनंद ले रहे हैं, डर नहीं रहे। प्रतीक्षा कर रहे हैं किस चीज की? ग्रॉस लेवल पे एलिमिनेशन की प्रतीक्षा हो रही है, कब होगा, कब माँ बुला रही हो ये झंझट से हटाओ, क्योंकि कहीं खाली हो गए, कहीं डर के मारे नहीं बुला रहे उन्हें, हाँ माँ सहा नहीं जा रहा, सामना नहीं कर पा रहे, विद फुल अंडरस्टैंडिंग। प्रतीक्षा है उस अच्छे से सुंदर से समय की, जब ये ट्रांसफर ऑर्डर आएंगे। ये स्थिति है। क्या टाइम हो गया, 2.5 घंटा हो गया जसली, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, तो 3 घंटे होंगे, यानी कि अब लास्ट सेशन है ये। 0:00 टाइम हो रहा है। हाँ 0:00 हो रहा है, तो बस ये 6 मिनट बाद समाप्त, फिर आगे एंड बढ़ाना नहीं। ओके। ठीक है। तो चूंकि आज जो बहुत सारी बातें हुई हैं, अब जरा आनंद लेना इन बातों का। कोई कुछ शेयर करना चाहता तो कर दो, आज तो मैंने आपको मौका ही नहीं दिया कुछ शेयर करने का। भैया एक क्वेश्चन पूछना जी। जी। भैया एक क्वेश्चन पूछना हाँ है। आप बताइए, मैं भूल अभी गया इतनी आपकी सारी बात। बातें हुई हैं, और नहीं नहीं, वो अपने अंदर यही रहता है जी कि भाई कभी भी अभी बुलावा आ गया तो किसी का कोई कर्जा ना रहे। तो उसमें एक थोड़ा सा इफेक्ट बट था कि अगर मान लीजिए मेरा मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया और मैं ट्रॉमा सेंटर में पहुंच गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा किसका कर्जा है क्या नहीं है? मैं तो कॉशियस ही नहीं होऊंगा। तो उस केस में क्या सीन रहता है? भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। दिमाग काम नहीं करेगा वो लेकिन चेतना इसीलिए काम पूछ रहा करेगी। हूँ। चेतना को पता नहीं होता है। तो भैया मैं तो मतलब कर्जा लेके तो मरना ही नहीं है ना, फिर उस केस में हमारे हाथ में क्या है? नहीं नहीं, यूं तो किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन चेतना को पता होता है किसी का कर्जा ले लिया, उसका भी जुगाड़ है ना। है मैं वही जुगाड़, तो अब पूछ बता रहा रहा हूँ, उसका हूँ। जुगाड़ भी है। बिना जन्म लिए है, हम उसके प्रेरणा दे देंगे, भैया वो पैसे रखे हैं वो ले ले, हमारे ही हैं, ले ले भैया अपने पैसे वहां से निकाल के, वो वहां छोड़ के आ गया था, मैं पैसे ले लेना, कान में उसके प्रेरणा डाल देंगे, कर लेगा वो ऐसा काम। या अपने बच्चे से कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। संतानें भी कर्जा चुका सकती हैं, माता पिता का कर्जा संतानें चुका सकती हैं, उसके लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं, और उसको प्रेरणा देनी पड़ेगी। यानी कि संतानों को तैयार रखना पड़ेगा कि बेटा जो भी है बता के रखो कि भाई ये कर्जा ले रखा है, अगर नहीं दे पाए तो तुम दे देना, तो इससे कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट रख के अच्छा चले गए भैया तो एक फिर चीज बड़ी और थी समस्या इसमें। आएगी। एक चीज और थी इसमें
कि जैसे एक कहावत है ना कि भी माँ के दूध का कर्ज तो 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकता कोई। तो इस हाँ, बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल डालिए। ये केवल सांसारिक घटनाक्रम के लिए है। अगर आप जागृत हो गए हो तो कर्ज तो चुक गया, तभी जागृत हुए हो। आत्म साक्षात्कार मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि माँ के दूध का कर्ज चुक गया था। अगर नहीं बड़ी चुका शांति था मिली तभी भैया। घूम रहे थे उसमें, बार बार घूमे जा रहे थे संसार में। और वैसे मैं बता दूं, ये संसारी कहावत है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सत्य से लेना देना इसलिए नहीं है कि परमात्मा ने जिसको जन्म देना है वो अपनी इच्छा से देते हैं। ह्यूमन के लेवल पे उसका कोई खास रोल नहीं है। सोल को जन्म देने वाले परमात्मा है। मनुष्य सोल को जन्म दे नहीं सकता ह्यूमन शरीर में। ये मनुष्य के बस की चीज नहीं है। तो इसलिए कर्जा भी कोई बनता नहीं बाई दी वे। अगर बनता भी है और आपने अपना जी भैया कर्तव्य क्लियर हो गया, निभाया बिल्कुल है, क्लियर हो गया जी। अगर आपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है माता पिता के प्रति, तो भी कर्जा अगर मानते भी हो तो भी नहीं बनता। वैसे भी कर्जा बनता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से सोल का जन्म हो रहा है। उसमें माता और पिता का कोई रोल है ही नहीं। वो तो माध्यम है, पर रोल कोई नहीं है। समझ पाया मेरी बात? मैं तो उल्टा हूं सोचने वाला। माता को सोल का कर्जा मानना चाहिए कि उसने उसकी कोख में आना स्वीकार किया और उसको सम्मानित किया। कर्जा एक्चुअली सोल का है माता के ऊपर, पिता के ऊपर, वरना लोग उंगली उठाते। इसी बात में शस्त्रार में उछाल मार रहा है भैया। उछाल मार रहा गंडक है की तो उसका उछाल चल आनंद लो आप, उसकी लहरों का। सच्चाई हाँ बता रही है, बिल्कुल। बताया मैंने ये। हाँ जी बिल्कुल। इतना तेजी से उछाल हो रहा है। ये तो एक किसी ऐसे ने बता दी, बना दी कहावत, जो मोह ग्रसित माता पिता होते हैं ना, जिन्हें लालच होता है संतानें इसलिए पैदा कर रहे हैं वो हमारी सहारा बनेंगी, उनकी कथन है ये बेसिकली। ये इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। मेरी चेतना के मुताबिक भाई, हो सकता है मुझे नहीं पता, पर मेरी चेतना ये कहती है इसका नहीं इस नहीं, चीज से बिल्कुल कोई सही है लेना। भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। ये माँ जो होती है ना, आई एम सॉरी, आप सब हैं माँ के रूप में भी हैं। सबसे ज्यादा जब संतान होती है ना, खास तौर से संतानें होती हैं, तो माँ सबसे असुरक्षित अस्तित्व होती है। सबसे असुरक्षित भावनात्मक रूप से। क्योंकि उसको ये पता है कि अगर पति इस लायक नहीं रहा शरीर रूप में, तो मेरा पुत्र या पुत्री देखभाल कर लेंगे। तो ये वहां से निकल के आई है। मोह मोह से प्रकट हुई है ये सेंटेंस। ताकि संतान पूरी जिंदगी यही सोचता सोचता रह जाए, भैया माँ का कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे उसकी बात माननी पड़ेगी हर चीज। तो ये इल्यूशन है। जबकि संसार में जन्म देने वाले परमात्मा है। माता पिता जन्म नहीं देते किसी को। माता पिता तो जो सोल आई है उसके केयर टेकर जैसे हैं बस, खाली। तो ये इमोशन से प्रकट हुई है चीज ये। जसलीन थोड़ा बढ़ा देना, इस पे थोड़ी सी और बात करेंगे, ओके। एक क्लैरिटी आ जाए। आप देखिए, पहली बार कौन सा कर्जा था हम पे जो जन्म हो गया हमारा? कौन से माता पिता का कर्जा था हमारे ऊपर, बताना। फर्स्ट बर्थ में किसको चुकाने आए हम पहली बर्थ में? फर्स्ट बर्थ हमने लिया, क्यों लिया बर्थ पहले? कोई है इसकी बात का जवाब आपके पास? अब जरा गौर कीजिए इस सेंटेंस पे। दूध का कर्ज कौन कह रहा है? हुई सेइंग? एक सांसारिक मोहग्रस्त माता ही ये सेंटेंस बोल रही है। दूध का कर्ज किसके लिए चढ़ाया? दूध का कर्ज जो चढ़ा है वो किस पर्पस के लिए चढ़ा है?
वो तो कर्ज है ही भैया। नहीं नहीं, बच्चे तो देते हैं माँ बाप को। एक मिनट। मान लीजिए जिसने भी सेंटेंस जब से भी बोला गया, तो एक मोहग्रस्त माता जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह असुरक्षित है, उसके ही माइंड से ये फूटा है, दूध का कर्ज उतार दे मेरा, यानी कि मेरी सेवा कर मेरे मरते दम हम्म। तक। अब मैं ऐसी माता को बोलता हूं कि भाई क्यों पिलाया दूध बच्चे को? बच्चे को ऋणी बनाने के लिए दूध पिलाया था? सोचो थोड़ी देर के लिए। बच्चे ने गर्भ में बोला था कि मेरे को दूध पिलाना, मैं जन्म लेने आ रहा हूं, मैं ऋणी होने आ रहा हूं, बोला बच्चे ने क्या? या सोल ने बोला उसकी? 9 माह, 6 माह गर्भ में रहती है सोल, 3 माह तो शरीर बनता है लगभग, 6 माह सोल गर्भ में रहती है, तो सोल ने कहा मैं ऋणी होने आ रही हूं। ये इनसिक्योरिटी से फूटा हुआ शब्द है। क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से आप देखिए, माताएं जब बच्चा का जन्म होता है, उससे पहले संरक्षण मिलता है उन्हें अपने पति से, शादी से पहले अपने पिता से, भाई से। उसके बाद माताओं को स्त्री को संरक्षण चाहिए अपनी संतान से। जिन घरों में माएं अपनी इमोशनल नीड को अपनी संतानों से पूरा करती हैं, बेटे से, बेटों से, उनके घर में कभी सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। झगड़े ही झगड़े रहेंगे। शादी अगर बेटे की हो गई है तो सास और बहू में ऐसे तकरार बनी रहेगी। और बेटा, बेटे के दोनों हाथ होंगे, एक हाथ पत्नी ने पकड़ा होगा, एक हाथ माता ने पकड़ा होगा। टग ऑफ वार, इधर कोई इधर खींच रहा, कोई इधर। जो माताएं माताएं हैं, ये मैं बात कर रहा था, ये सेंटेंस एक स्त्री का सेंटेंस है, माँ का सेंटेंस नहीं है कि दूध का कर्ज चुकाना पड़ेगा। ये स्त्री का है, माँ का सेंटेंस नहीं है। माएं तो गिविंग एंड पे ही रहती हैं, उन्हें कुछ संतान से चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसे संतान से, वो तो बस गिवर है। नदी की तरह जल देना ही देना है, वृक्ष की तरह फलदार फल देना ही देना है। वो माँ है, वो चाहती कुछ नहीं है संतान से। ये सेंटेंस उस स्त्री का है, जन्मदात्री का है, माँ का सेंटेंस नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि जब पति से सुरक्षा मिलती है, अब वो संतान हो जाती है, धीरे धीरे देखती हैं कि उसका पति धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जैसे पहले शक्ति थी, तो उसका सारा झुकाव पुत्र की तरफ चला जाता है। वो बलिष्ठ है, कड़वा सच बता रहा हूं, कष्टकारी लग सकता है कुछ लोगों को, आपको नहीं लगेगा, लेकिन यूट्यूब में बहुत से लोगों को लग सकता है। तो यहाँ पे वो संरक्षण उस अपने बलिष्ठ पुत्र से चाहती है, उसके ऊपर आधिपत्य भी उसका होता है। आधिपत्य जमाने के लिए सेंटेंस था, दूध का कर्ज जरूर चुका दियो मेरा। और इस दूध के कर्ज के चक्कर में वो माता होती ही नहीं, एक्चुअली वो माता थी ही नहीं, वो तो एक मात्र स्त्री थी जिसे संरक्षण चाहिए भावनात्मक रूप से। वो अक्सर अपने बेटे के जीवन को विषैला बना देती है, जहर भर देती है उसके जीवन में। बेटा का नया जीवन शुरू हो रहे वाला है, विवाह हुआ उसका, नया जीवन शुरू हो रहा है, अभी उसे अपनी पत्नी के साथ, अर्धांगिनी के साथ सामंजस्य बैठाना है। सामंजस्य बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से सामंजस्य बैठाने में टाइम लगेगा। 2 4 5 साल लग जाते हैं, कोई इतनी जल्दी सामंजस्य बैठता नहीं है। इसी बीच में वो जन्मदात्री उसके उस वाले क्षेत्र में भी घुस जाती है, एंटर कर जाती है उस क्षेत्र में, और वो जो सामंजस्य बिठाने वाला पीरियड था वो उसे खराब कर देती है। अब लड़के की जिंदगी नर्क बन जाती है।
उधर उसकी धर्मपत्नी इनसिक्योर हो जाती है। वो कहती है यार मेरी बात तो समझता ही नहीं है। वो तो गेस्ट की तरह आई हुई है, अभी अभी तो गेस्ट ही है ना। पुराने संस्कार उसके अपने परिवार से मिले हुए हैं, उसके अंदर भी वो पुराने संस्कारों का प्रभाव है। नए संस्कार जो हैं उसे अभी एडजस्टमेंट करना है, 5-7 साल का टाइम है। सही मायने में तो सामंजस्य बैठने में 7 इयर्स लगते हैं, 7 साल। इससे पहले सामंजस्य नहीं बैठता। उस बीच में उसकी वो जो जन्मदात्री थी वो उसके बीच में घुस गई, लानत सलामत कर कर आके अपने कह सुन के कह बहुत सारी बातें बना बनू के उसे चिंता हो गई कि ये अपनी पत्नी के चक्कर में मेरा ध्यान रखना ना बंद कर दे, मेरी सुविधाएं ना बंद कर दे जो मुझे चाहिए इससे। और वो उसका भी जीवन बेचारे का जहरीला होना शुरू हो गया। हो जाता है ये बहुत कॉमन। और जितना वो अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा उतनी उसकी जन्मदात्री के तन बदन में आग लगती चली जाएगी। उसे उतना ज्यादा बहुत डर लगना शुरू हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये समस्या है। तो वो स्त्रियां बोलती हैं दूध का कर्ज तो उतारना पड़ेगा, 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। और जो जागरूक हैं, जो माताएं हैं, एक्चुअली जो वास्तव में माँ है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं उठता। वो तो बिल्कुल एंटर ही नहीं करती उनके जीवन में। वो समझती हैं कि अरे ये नई नई शादी हुई है, चलो बेटा तुम बाद में हम हमारी मत देख हमारी तरफ, हम अपना कर लेंगे, तू अपना पहले नया जो मेहमान आया है इसके साथ एडजस्टमेंट कर। हमारा हमारी हमारा सौभाग्य होगा अगर इसका एडजस्टमेंट हो गया तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। नए परिवेश से लड़की आई है, बेटा इसे टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्टमेंट, बल्कि उल्टा समझाएगी माँ, अरे इसका ख्याल रखा कर, अभी अभी अपने घर से आई है, इसके अपने संस्कार है, उसका ख्याल रखा कर। अरे हम तो आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और वो क्या करेगी, खाना वाना बना के भी खिलाएगी, दोनों को ही खिलाएगी, पत्नी उसको भी कि कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि उसके लिए तो वो लड़की समान है। ये एक अंतर है माँ में और एक जन्मदात्री में, बड़ा अंतर है खाली। जो मात्र जन्मदात्री है वो ताने ही मारती रहेगी पूरी जिंदगी, उसके ताने खत्म नहीं होने के। और जो माँ है वो तो निश्चल प्रेम है उसका, वो तो एक प्रवाह है प्रेम का। वो तो छोड़ो, वो जो बेटी आई है वो तो आनंदित है ही, उसका खानदान भी आनंदित हो गया बेटी का, उसका घर भी आनंदित हो गया। और वो घर के लड़की के घर वाले कह रहे हैं भगवान कितने अच्छे घर में बेटी गई है हमारी, हमें अब निश्चिंत है। और जिस घर में केवल जन्मदात्री है भैया, उसका तो भगवान ही मालिक है, उसके घर में तो जिंदगी नरक की बनेगी उसकी। अपनी उस भावना को पूर्ति करने के लिए वो कोहराम मचा देती है जन्मदात्री, पूरे घर में बर्बाद कर देती है पूरे घर को। सबको लड़वा देगी आपस में, आपस में सब लड़े पड़े होंगे। भाई भाई से लड़वाएगी, भाई को बहन से लड़वा देगी अगर बहन होगी। उल्टा सीधा लगा लगू कि अरे ये तो अब पराया हो गया, अब तो ख्याल ही नहीं रखता मेरा, उसे उल्टा कान भरेगी, अपने बेटी के कान भरेगी। और बेटी अगर शादीशुदा है तो उसको वहां पे ससुराल में भरेगी उसके कान। वो बेचारी बेटी अपने ससुराल में ढंग से जीना बंद कर देगी, वो सोचेगी मेरी माँ का बड़ा दुर्भाग्य, मेरी माँ के साथ बड़ा गलत हो रहा है। ये ऐसी जहरीली जन्मदात्रियां भी होती हैं, पर माँ ऐसी नहीं होती। घर घर की कहानी, एक माध्यम की जुबानी, सुन लो, बहुत सारा तजुर्बा है। घर घर का, कई सारे घरों का तजुर्बा है। बड़े खानदान में बड़ा फायदा होता है, बहुत कुछ देखने का मौका मिलता है। हमारा ही बड़ा खानदान है, बड़ा वाला। कई सारी भाभियां हैं तो कई सारी बहुएं हो गई, कई सारे भतीजे हो गए हैं, तो कितना सारा सबके जीवन देखने का मौका मिलता है। तो सौभाग्यशाली हूँ, मानव जीवन के बहुत सारे पहलू देखने का मौका मिला।
तो ये चित्रण महसूस किया। भैया महसूस भी किया और इसकी सच्चाई को भी मतलब अंदर से एक्सेप्टेंस आ रही है कि बिल्कुल सही है। लेकिन इस बारे में ना जैसे माँ के दूध के कर्ज वाली बात जो है उसी पे एक छोटे सा 2 लाइन में सुना रहा हूँ। उसमें क्या है कि एक लड़का था, उसने काफी पैसे वैसे कमा लिए, काफी धनाढ्य हो गया वो। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, सब कहते हैं कि माँ के दूध का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, मैं तेरा कर्जा राकेश, चाहता राकेश जी हूँ आवाज नहीं आई थी, दोबारा रिपीट करना, कहीं सिग्नल की चक्कर थी। जी कि नहीं आ रही आवाज मेरे को, आपकी आवाज थोड़ी कटने लगी है। सिग्नल गड़बड़ हो गए। सिग्नल गड़बड़ हो गए राकेश जी। आपकी आपकी कहानी सुनवा नहीं रहा समय हमें। यहाँ तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। जसलीन बोलना जरा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी साइड से ही उनके गड़बड़ यहाँ हो। नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है आपकी साइड नेटवर्क। आवाज नहीं। ना, अभी बीच आप में टाइप कट करके के आ रही भेज दो। है। आप टाइप कर दो। टाइप टाइप कर दो करके भेज राकेश। दो, अगर वो छोटा मोटा है तो भेज दो। तो ठीक है। नहीं आ रही, इसी वक्त बिल्कुल बंद हो गया। भैया नहीं तो हेडफोन निकाल के देखो एक बार, आप सुनाई दे हेडफोन रहा से होगा बोल रहे हो, तो। बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। नहीं, ईयर प्लग्स। ईयर प्लग में, हाँ। अच्छा, पाइप वाले हैं। देखो, राइट एट दिस मोमेंट गड़बड़ हो गई, अभी तक तो सही बोल रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। एक कर्जे वाली, अच्छा कभी सुना है ये वाली कहावत सुनी कि पिता का कर्ज चुकाना पड़ेगा? माँ का ही कर्ज होता है क्या? पिता का भी तो बराबर का ही हिस्से वाला कर्ज है, अगर अगर कर्ज है तो। यार पिता ना होता तो फिर बच्चा कहाँ से होता? 50% तो उसका भी रोल है, पर वो तो कभी नहीं कहता मेरा कर्ज नहीं चुकाया तूने। माँ ही कहती है कर्ज हाँ। मेरा चुकाया। और वो दूध, वैसा दूध जो खुद बना भी नहीं सकती है। हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। अब उधार की आइटम है, और उधार की आइटम दे रहे हो, किसी और से ली हुई आइटम दे रहे हो, और उस पे भी कह रहे हो हमारा कर्ज नहीं चुका रहे हो, ये तो कैसी बेवकूफी वाली बात है, ना इंसाफी। मतलब पिता भी तो कह सकता है मेरा कर्ज चुका भाई तू, मेरे द्वारा तेरा जन्म हुआ, मेरा भी तो कर्ज चुका दे। बल्कि उल्टा है बच्चा भैया, बच्चा इतना आनंद देता है माँ को, माँ उसका कर्ज नहीं उतार सकती। मैंने बोला ना, वो जो सोल है उसका कर्ज नहीं उतार सकती जन्मदात्री। हम्म। जितना जितना आनंद संतान के रूप में कोई आता है, सोल वो देती है, वो कोई और नहीं दे सकता। लेकिन ये अजीब सी कहावतें बना रखी है, ये तो कहीं ना कहीं। अब आ रही है भैया आवाज? अब आ रही है। हमारे समाज में लोभी लोगों की कोई कमी हाँ। नहीं है। मैंने बोला ना अभी, जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होती है, सबसे ज्यादा असुरक्षित। और उनके अंदर एक कामना छुपी हुई होती है। वो क्या कामना है? कि जब खुद विवाह होके आई, जिम्मेदारी आई, सब कुछ निभाया, ये सब करा, उसके बाद कामना है बस मैं टांग पे टांग रख के बैठूं, और वो काम मेरा बेटा ही करा सकता है। बेटा बहू लाएगा, बेटा बहू काम करेगी, मैं आराम से टांग पे टांग रख के बैठूंगी। ये जो कामना है उसको वो कुमाता बना देती है, कुमाता। और वही जिंदगी को बर्बाद करने वाली बन जाती है, अपने ही बेटे की जिंदगी को नष्ट कर देती है। फैक्ट बता रहा हूं मैं ये आपको। और ये बहुत घातक चीजें हैं। हेलो। जी राकेश जी बताइए। बिल्कुल ठीक बात है भैया, आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है। हाँ। अच्छा। तो उसमें मेन मतलब थीम उसका यही था कि जैसे वो जैसे सोने को तैयार होते हैं, तो जैसे ही बच्चे उसकी लड़के की आंख खुलने लगने लगती है, तो माँ उसको कहती है, उठ बेटा, मेरे को एक गिलास पानी ला दे।
वो बेचारा पानी लेके आता है और पानी वो गिरा देती है बिस्तर पे कि बिस्तर गीला हो गया, और फिर बोलती है उसको कि बेटा कोई बात नहीं, मैं सूख जाएगा, सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही बच्चे की आंख लगने लगती है, वो फिर उठा उठा देती है उसको कि बेटा मेरे को वॉशरूम जाना है। वो फिर उठा के लेके जाता है, वो जैसे ही सोता है फिर दोबारा, मतलब इस तरीके से जैसे बच्चे का पालन पोषण माँ करते है, उस तरीके से उसने कहा कि मैंने तेरे लिए ये किया, तो और तू इसका मेरे तू लिए कर्जा कैसे चुकाएगा, पैसे से चुका सकता है क्या? हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल ठीक, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन उसी रेफरेंस में ये चीज थी, इसलिए मैंने कोट किया बस। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, 99% संतानें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, 99%। बिना कहे ख्याल रखती हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो फीलिंग होती है बच्चों में कि वो ख्याल रखें पेरेंट्स का। लेकिन उनको बहुत सी ऐसी डिस्टॉर्टेड मेंटलिटी वाली महिलाएं होती हैं, उनको अपना प्रभुत्व जमाना है। आप चारों तरफ घूम के देखो अपने घर रिश्तेदारों में, आपको ये 99% बातें मिलेंगी कि पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं बच्चे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सब रखते हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं है कि ख्याल नहीं रखते। लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके मुताबिक वो ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड है। लेकिन अमूमन ख्याल रखते हैं। शायद ही कोई ऐसा देखा हो मैंने कि जो अपनी माँ बाप की बेकदरी कर रहा हो, बहुत रेयर है वो भी, लेकिन रेयर होता है। 99% नहीं होता कि बच्चे बिल्कुल केयर ना करें, जरा सी कोई दिक्कत होगी तुरंत जाएंगे, हर चीज का ख्याल रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है जब माताएं, जन्मदात्रियां उनके व्यक्तिगत जीवन में एंटर कर जाती हैं, वहां पे उन्हें कंट्रोल करना चाहती हैं, वहां गड़बड़ शुरू होती है। वो उनका क्षेत्र था ही नहीं। एक विवाहित स्त्री पुरुष के जीवन में अगर उनकी जन्मदात्री घुस रही है, चाहे वो लड़की की साइड की हो या लड़के की साइड की, दोनों ही रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, क्योंकि ये एंटी नेचर है, एंटी गॉड है। प्रकृति ने उन्हें ये व्यवस्था दी है कि एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है, उस जीवन को अपने तरीके से मैनेज करें, अपने तरीके से चलाएं। वहां पे जन्मदात्रियां उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और उनका जीवन गड़बड़ा जाता है। वो जो सामंजस्यता बात की ना मैंने, 7 साल लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली होना है सामंजस्य, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अगर इंटरफेरेंस होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगा सब कुछ। ये स्वाभाविक रूप से होना है, एंड ये जो सामंजस्य है स्वाभाविक रूप से। अब इनका ऐसे कपल हैं जो बेसिकली सर्विस क्लास वर्ग को बिलोंग करते हैं कपल, उनका जीवन काफी बच जाता है, बर्बाद खराब होने से बच जाता है। पेरेंट्स से वो दूर रहते हैं तो अधिकतर वो कामयाब हो जाते हैं जीवन में। जो पेरेंट के साथ रहते हैं उनका तो 99% खराब होने के चांसेस है। बच ही नहीं सकते भाई। जैसे मैंने कहा था ना, जो भरा पूरा वृक्ष है अपने बराबर के पौधे का भी खाना खा जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। तो वृक्ष के पास में काफी दूर, दायरे से दूर लगाना पड़ता है पौधा, तब वो पनप पाता है। ये फैक्ट है। क्योंकि वो क्या करेंगे बेचारे, पेरेंट्स की जो इमोशंस हैं बेचारे उन्हें ढो रहे होंगे, पेरेंट्स के इमोशन को। जो अर्धांगिनी, जो उनकी पत्नी बनकर आई है, उसे अर्धांगिनी में परिवर्तित होना है। पत्नी को अर्धांगिनी में परिवर्तित होने के लिए 7 साल चाहिए मिनिमम। उस बीच में वो घुस गए उनके इमोशन, बस खराब हो गया मामला। वो अर्धांगिनी बनने का प्रोसेस जो है ब्लॉक हो गया। अब वहां पे झगड़े ही झगड़े इमोशन के शुरू हो गए। तो भाई बहुत दुर्गति होती है। अब वो बेचारा आदमी क्या करे, माँ बाप को सोचे, उसके इमोशन को देखे,
जिससे अभी विवाह हुआ है उसकी इमोशन को देखे, क्या करे वो समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी मिस्टेक तो पेरेंट्स ही करते हैं। अरे भाई शादी करने जा रहे हो, थोड़ी तो दूरी बनाओ अपने बच्चे से। कम से कम पड़ोस में जाके एक घर ऐसा दे दो उसे, बराबर में ही दे दो चाहे घर, पर एक ही प्रेमिसेस ना हो। पता लगा कमरे से कमरा पेरेंट्स का लगा हुआ है, कमरे से कमरा उसका है। अब वो आपस में ही बात कर रहे हैं तो कान लगा के सुनी पड़ी है माता, ऐसे कान करके क्या बात करनी है। उसके बाद फिर बाद में घर में चर्चा हो रही है उन बातों की, फिर वो बातें बाहर जा रही हैं और घूम फिर के उस पत्नी के कान में पड़ रही हैं, तो उसका तो खराब होना ही होना है ना मामला। पेरेंट्स लोभ लोभी हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं हमें तो पास रखेंगे, क्योंकि उन्हें टेंशन है कि हमारा ख्याल रखेगा ये। मतलब मोह ग्रसित है तो मोह ने सारा रिश्ते खराब कर देता है। मोह वाले रिश्ते कभी पनपते नहीं है, प्रेम वाले रिश्ते पनपते हैं। उन घरों में कभी झगड़ा नहीं होता जिनके जो माँ बाप समझदार होते हैं, शादी करने से पहले ही अलग किचन बनवा देते हैं, अलग किचन अलग एरिया। या अगर अगर बड़ा मकान है तो ऊपर नीचे, चलो भाई ऊपर बच्चा रह लेगा हम नीचे रह लेंगे। इंटरफेयर नहीं करते उनकी लाइफ में, वहां पे तो शांति रहती है। जिन माँ बाप ने लड़के की शादी से पहले किचन विचन अलग बनवा दी, उनके घर में हमेशा शांति छाई रहेगी। सबसे बड़ा किचन का झगड़ा है, किचन डोमिनेंस, फैटल। ये बिल्कुल किचन जी क्वीन होती है। क्या बहन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो कुछ बोल रहे हैं ना, 100% सही बातें जो हम देखते हैं ना फैमिलीज में। भैया एक बात बताऊं, मेरी डॉटर ने किसी का घर देखा, उन्होंने पता कैसे घर बनाया, आगे का पोर्शन बच्चे का बना दिया, बेटे का, उसके बीच काफी बड़ा पैसेज, लॉन वगैरह, और एंड में जाके पेरेंट्स ने अपना हट टाइप एक, मतलब साथ भी है पर अलग भी है, किचन भी अलग, हट टाइप एक पोर्शन बनाया हुआ। मुझे इतना अच्छा लगा कि सभी को यही करना चाहिए। और क्या। कभी झगड़े नहीं होना, साथ भी है और अलग भी है। या फ्लोर अलग कर दो, फ्लोर और रास्ता अलग से हो, अंदर से रास्ता ना हो बिल्कुल। बाहर से रास्ता हो। एक उनको इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए, प्रिवेसी होनी चाहिए। जो पेरेंट्स समझदार होते हैं वो बच्चों की प्रिवेसी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि वो सामंजस्य से बैठने वो में तो है। टाइम लगता है। अगर जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो खुद अपनी जिंदगी का अवलोकन करके देख ले मेरी बात में, कि कितने सालों में पति देव के साथ सामंजस्य से बैठा, कितने साल लगे सामंजस्य से बैठने में, तो मेरी बातों को समझ में आ जाएगा। जब खुद को इतना लंबा टाइम लग गया तो ये बच्चों को भी तो टाइम लगेगा। इसलिए उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। इसका अदर वे राउंड भी तो होता है, खुद ने बहुत अच्छी लाइफ लीड की होती है पर दूसरा कोई ना करे, उनकी लाइफ वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कोई इन लॉज ये भी वाले कैटेगरी के होते हैं ना, अपनी इंडिपेंडेंस भी इंजॉय की। तो मैंने बोला तो सही, डोमिनेंस है ना, कि उनसे उनसे हाँ। नौकरी करवानी है अपनी। यस। उन्हें ये लग सही। रहा है कि भैया मेरा तो पति अब बूढ़ा मेरे से भी ज्यादा हो गया, वो वाली बात तो रही रहेगी नहीं, अब बेटे से पूरी सुरक्षा चाहिए हमें, तो अब बेटे से ही। तो बेटा तो खुद भी कर देगा, बिना कहे कर देगा, पर जो वो चाहते हैं वैसे वाला चाहिए उन्हें। उन्हें ये चाहिए बेटा किसी और का हो ही ना पाए, बेटा किसी हाँ। दूसरी स्त्री का ना बन जाए, यानी कि पत्नी के रूप में जो आई है। वो सबसे बड़ी टग ऑफ वार इसी बात की है कि जो जन्मदात्रियां हैं वो बेटे को उसकी पत्नी का होने नहीं देती, कि पूरी तरह पत्नी को ये लगे कि हाँ भाई ये मेरा ही पति है, होने नहीं देती। और यही सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। कोई ना कोई ऐसा चीजें छोड़ती रहेंगी वो उनके जीवन में, कि उनके आपस में बजती रहेगी, झगड़ा ही होता रहेगा लगातार। 90% झगड़े का कारण ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बेटे की माएँ होती हैं, ज्यादातर 90%। 10% ये मैं उनका भी मानता हूं जिनके पेरेंट्स ऐसे ही हैं, जिस लड़की के पेरेंट्स ऐसे हैं वो लड़कियों की तरफ से झगड़ा होता है उस घर में। लेकिन 10% केस है, 90% पेरेंट्स ससुराल की तरफ से है, लड़के की साइड से है 90%।
क्योंकि जैसा जैसा ये लड़के के घर की जन्मदात्री है, तो लड़की की जन्मदात्री भी ऐसे ही है। वो यहाँ पे शांति से रहने नहीं दे देगी उन दोनों को। वो क्या करेगी, बेटी के जरिए पूरा कंट्रोल, उसके पति पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश में रहेगी वो। ये भी मैंने देखा है। तो जो समझदार बेटियां होती हैं, वो एक हद से ज्यादा अपने ससुराल की बात अपने मायके में नहीं बताती, जो समझदार होती हैं। और ना ही मायके की बात अपने ससुराल में बताती। जो अनवांटेड चीजें बताती नहीं, वो फिल्टर कर देती है वहीं, रिसाइकिल। वो सेंसेबल है। और जो बेटियां सेंसेबल नहीं है, या उनका घर तो बचना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं वो टूटेगा ही टूटेगा। आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। दो जानी दुश्मन लोगों को, जो दानी दुश्मन है दो लोग, उन दोनों को उठाओ, एक आइलैंड पे पटकाओ जहां पे दूसरा कोई इंसान ही ना हो। जानी दुश्मनों को, वे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे को। उन दोनों को उठाकर एक टापू पे छोड़ दो, नो मैन्स लैंड पे, जहां कोई दूसरा आदमी ना हो। आप और एक महीने बाद जाके देखोगे तो गले में हाथ डाल के बैठे होंगे वो। सही बात है। कट्टर दुश्मन। क्यों? कोई और है ही नहीं। यानी कि इंटर उनको उनके बीच में दखल देने वाला कोई है नहीं। तो जो पति पत्नी में अगर कोई भी विवाद है, बिल्कुल अकेले छोड़ दो भैया, तुम कहीं भी रहो, हमें मतलब नहीं। इधर लड़की के घर वाले भी कर दें, लड़के अपने आप सेट हो जाएंगे। कोई है ही नहीं और। लेकिन अगर कोई है, हाँ, लड़की के माँ बाप कहेंगे तू चिंता मत कर, हम है ना, बस यही कहानी खराब हो गई। और उधर लड़के की माता, अच्छा तेरे को रात को खाने को नहीं पूछा, चल मैं बना के देती हूँ। बस गई भैंस पानी में। अरे छोड़ दो उसे, 2-4 दिन भूखा रह गया तो क्या आफत आ जाएगी। एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है छोड़ना, बिल्कुल छोड़ना चाहिए एकदम। ना लड़की वाले डिस्टर्ब करें ना लड़के वाले डिस्टर्ब करें, उन दोनों को छोड़ दो। धीरे 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 अपने आप सामंजस्य हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति की संरचना ही ऐसी है। स्त्री पुरुष अगर बिल्कुल एक साथ अकेले ही है, मतलब कोई और उसमें दखल देने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। कोई भी हो जाता है एडजस्ट, कितने ही बुरे हों, लड़ाई झगड़े करने वाले, दुश्मन हो, शत्रु हो, सब एडजस्ट हो जाते हैं आपस में। प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है। लेकिन ये जो मोह के रिश्ते हैं, ये मोह के रिश्ते उस प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा करते हैं, और सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती, हर चीज खराब हो जाती है फिर। ये मोह के रिश्ते बहुत घातक होते हैं। और मोह के रिश्तों का स्रोत कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग का स्रोत फिर वही मन है। नहीं, ये रहस्य समझने के बाद मुझे उम्मीद है, आपकी अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे, तो मैं समझता हूं अगर ये रहस्य आपको समझ में आ गया, तो आपका घर आने वाले समय में स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ सुकून शांति की बयार बहेगी, और सबको लगेगा हाँ भाई क्या घर है। अंडरस्टैंडिंग है, सूक्ष्म समझ पैदा हो गई। डिस्टरबेंस नहीं कर रहे आप किसी को जीवन में, शांत बिल्कुल, बच्चे भी खुश। अगर लड़की शादी होके आई है वो भी खुश, दामाद आया है बनकर घर में वो भी खुश। वो कहेगा मम्मी अपने घर में इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ बड़ा सुकून शांति है। ये कॉम्प्लीमेंट देगा दामाद घर में आके, क्योंकि ये बात समझ में आ चुकी है आपके, तो आपका घर स्वर्ग है। तो इसीलिए कहते हैं स्वर्ग भी यही और नरक भी यही, क्योंकि हमारा ही बनाया हुआ स्वर्ग है और हमारा ही बनाया हुआ नरक है। अपनी नासमझियों से हम नरक पैदा करते हैं,
और समझदारी से स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। ये कार्मिक नहीं है, विवेकशीलता के कारण है। विवेकशीलता अच्छी है तो स्वर्ग में रहोगे, विवेकशीलता है ही नहीं तो नरक में रहोगे। इसमें किस्मत को कोसने का कोई पॉइंट नहीं है। हाय मेरी किस्मत बड़ी खराब है, किसने बनाई? तूने ही तो बनाई। किसने बनाई? तू नहीं बनाई। नहीं, मुझे बड़ा खराब घर मिला, तो मिल गया किस्मत से खराब, तो अच्छा बना लेते उसको। नहीं बन रहा था तो निर्लिप्त हो जाते। निर्लिप्त होने के बाद विटनेस स्टेट में रहते, तब भी स्वर्ग में रहते। क्यों चिपके? क्यों किसी के तानों से उत्तेजित हुए? क्यों किसी की बुरी बातों से चिपक गए? भादो उसे। तो नर्क भी हमारे हाथ में और स्वर्ग भी हमारे हाथ में। और अगर मन ना हो तो नर्क का तो प्रश्न ही नहीं उठता। या ये कहूं मैं, मन जो है नर्क है और हृदय स्वर्ग है। और कट शॉर्ट कर दिया और छोटा हो गया ये स्वर्ग नर्क। अब देखो, कहते हैं किताबों में पढ़ा है और कैलेंडर में देखा है, नर्क में बड़ी यातनाएं हैं, है ना। नरक में बड़ी यातनाएं दिखाई होती हैं। वो तल रहा है, कोई शरीर को तला जा रहा है, कहीं कहीं कोड़े बरसाए जा रहे हैं। ऐसे चित्रों में दिखाया जाता था पहले, डर बैठाने के लिए कि अच्छे अच्छे काम करो भाई, वरना तले जाओगे ऐसे ही। तो ये तलता कहाँ पे है आदमी? मन में। बिन बात के दुखी हुआ पड़ा है, हाय मर गया। क्या हुआ भाई? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे हो गया ऐसे। अरे भाई, तू खामखा खुद ही तो दुखी है, वास्तव में हो तो कुछ रहा नहीं, पर तू ही सोचे पड़ा है। अब तू नर्क जी रहा है। हृदय में आ गया। हृदय वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। अब खुश है। न पुरानी कोई याद का प्रभाव है, न आगे भविष्य की कोई चिंता का प्रभाव है। अब वो आनंदित है, अब वो स्वर्ग में रह रहा है। भूत और भविष्य तो मन के अंदर है, हृदय में तो केवल वर्तमान है। जब वर्तमान में रहोगे तो स्वर्ग में रहोगे, भूत भविष्य में जाओगे तो नरक में रहोगे। सीधी सच्ची कहानी हो गई। तो मन को त्याग दो या मन को डिसॉल्व कर दो, हो जाएगा स्वर्ग। अब आप सब ये बताइए, अब जैसे कलेक्टिव जब से शुरू हुई, आप वही हो, आप लोग तो वही हो, हम तो वही हैं, हम कोई बदल थोड़ी गए। तो पर हमारे को स्वर्ग जैसा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि हमारी समझ बदल गई, नजरिया हम स्वर्ग में बदला। आ गए। पहले समझ नहीं थी तो नरक में रहते थे। हम थोड़ी बदल गए, हम नए, हमारा मॉडल दूसरा थोड़ी आ गया है। हमारा क्लोन थोड़ी हो गया है, बन के आ गया कि वो क्लोन अब स्वर्ग में रहता है और हम नरक में रहते थे। ये क्लोनिंग का मैटर तो है नहीं, हम ही है। क्यों पूजा? सही कह रहा हूं मैं? हाँ भैया। ओ, परसेप्शन चेंज हो गया है, वही लोग हैं, बट हमारा प्रायोरिटीज भी चेंज हो गया है। और आके भी दूसरों के ऊपर नहीं जाता, अपने ऊपर ही रहता है, अभी तो चेंज हुआ है। वैसे ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस बॉडी के लिए हम कहते हैं आंखें हमारी अच्छी होनी चाहिए, ग्रॉस बॉडी के लिए भाई, आंखें ठीक रहें ग्रॉस बॉडी के लिए। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल बॉडी की बात करता हूं, मैं कहूंगा आंखें थोड़ी खराब होनी चाहिए, ताकि आपको कुछ दिखाई ना दे इधर उधर, अपने को ही देखो तो बस सब बढ़िया रहेगा फिर। क्यों पूजा? हाँ। जब हम स्पिरिचुअल बॉडी को मेंटेन करें तो हमारी आंखें खराब हो जानी चाहिए, हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। पास की दृष्टि सही हो और दूर की दृष्टि बिल्कुल खराब हो, तो बड़ा आनंद आएगा। अब पास में हमारा हृदय है, बस हम उसे ही देखते रहेंगे, इधर उधर देखने का मौका नहीं आएगा, तो आनंदित रहेगा इंसान। क्यों? हम्म।
क्या भैया एक पूछा? क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। आ, आ, ये अभी भी वो मन का थोड़ा प्रभाव आता रहता है। इट इज बिकॉज मेरी फीलिंग है, लाइक मेरी अंदर कुछ इनकम्प्लीटनेस का फीलिंग है, या वो भी कंडीशनिंग ही है क्या? वो भी अवेयरनेस तुमने सबसे माइंड से पहले ही आ रहा है? तुमने उत्तर दे दिया, हम्म। इनकम्प्लीटनेस है उसके कारण। हाँ। एक सेकंड। हाँ। 17 पे चल रहा है तो बंद ही कर देना फिर। 100% अनफुलफिलमेंट है इसी लेवल पे जाके, इसलिए मन का प्रभाव आ रहा है। हाँ, मैंने देखा बहुत साल से है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, बट वो जाता नहीं है। एंड उस फीलिंग को कैसे हटाना है वो पता नहीं। बस उसको विटनेस करो, उसमें लिप्त मत हो, हट जाएगी। जस्ट विटनेस, डोंट गेट इन्वॉल्व। इन्वॉल्व होने का ओके। मतलब है उस विषय में सोचना बंद कर दो। बस देखो उसको, है तो हाँ ठीक है, रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इन्वॉल्व होते ही कहानी खराब हो जाती है। जसलीन अब बढ़ाना नहीं है सेशन, ऑलरेडी 12:30 हो चुके। 12:30 क्या, हाँ 45, 12:45। तो ये बात समझ में आ गई पूजा? जब भी ऐसा लगे अंदर झांक के देखो, कोई इनकॉम्पिटेंस आपके अंदर होगी, वही तंग कर रही है। जो लड़ते हैं ना, जो लड़ना चाहते हैं दूसरे से, वो भी वही कारण होते हैं। अधूरापन है अंदर, पूरा नहीं हुआ है इसलिए लड़ रहे हैं। समझ कुछ आ नहीं रहा, लड़ लो। अब जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है ना, उसे पता नहीं चलता क्या चाहिए उसे, वो रोना शुरू कर देता है बस। तो समझ तो आ नहीं रहा चाहिए क्या, ना बता पा रहा, रो लेगा। एक्चुअली एक्चुअली वो जब फीलिंग के साथ वो रहने के लिए कोशिश कर रही थी, तो बहुत पुराना है। जब भी देखो, जब भी मैंने कुछ किया है वो इस फीलिंग से ही किया है, लाइक वो इनकम्प्लीट। बाद में देखा तो छोटे बच्चे जब वो फीडिंग बोतल मेरी मम्मी, मैं एलकेजी यूकेजी तक वो ही पीती रहती, कहीं फेंक के आ गए, लाइक तब भी मुझे वही फीलिंग आ रहा था, इनकम्प्लीट, वो अधूरा। तो मैंने कहा अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक। तो विटनेस, पहले ही बोल दूं सभी को जय श्री माता दी, क्योंकि ये कभी भी बंद हो जाएगा एक झटके में।